Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the orientation class of the strategic case study paper. सर ये पेपर आईकैप ने एजुकेशन स्कीम 2025 के थ्रू अपनी क्वालिफिकेशन में ऐड किया है, न्यूली इंट्रोड्यूस किया है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही डिफरेंट स्ट्रक्चर के ऊपर पेपर है। यानी अगर मैं बात करूँ पूरी सीए क्वालिफिकेशन की ना, तो पूरी सीए क्वालिफिकेशन में ऐसा पेपर आईकैप ने कहीं पे भी नहीं रखा और ये खुद भी न्यूली इंट्रोड्यूस किया आईकैप ने अपनी क्वालिफिकेशन में। तो सर इस ओरिएंटेशन में मैं क्या बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ या एज अ स्टूडेंट आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, आए ज़रा उसकी एजेंडा को डिस्कस करते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सर एजेंडा की अगर मैं बात करूँ तो आई नो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनका वास्ता मुझसे पढ़ चुका होगा एफएफआर स्टेज के ऊपर या फिर सीफैप 5 टेक्स्ट प्रैक्टिस एंड टेक्स्ट प्लानिंग के सब्जेक्ट में। लेकिन फॉर्मली इस ओरिएंटेशन क्लास के अंदर मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ। साथ ही साथ हम बात कर रहे होंगे सर इस पेपर के स्ट्रक्चर की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि आईकैप की क्वालिफिकेशन के अंदर ये पास में बहुत सारे इश्यूज आ चुके हैं स्टूडेंट्स के लिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि सर जो पेपर हम पढ़ रहे हैं या जिस पेपर की हम तैयारी भी कर रहे हैं, आप एंड में जब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जाते हैं, पेपर फीस एग्जामिनेशन फ़ी पे करने के टाइम पे जाते हैं, तो आपको पता लगता है कि हम उस पेपर के लिए एलिजिबल ही नहीं है या उससे पहले कोई प्री कंडीशन थी या प्री रिक्विजिट पेपर था वो हमने नहीं पास किया तो हम वो पेपर नहीं दे सकते हैं। उससे होता क्या सर, हमारी वो अटेम्प्ट वेस्ट हो जाती है, हमारी प्लानिंग पूरी आउट हो जाती है। तो सर आज पहले दिन ही हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिस्कस कर लेंगे ताकि इस तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आप अपनी अटेम्प्ट को बहुत अच्छे से प्लान कर सकें क्लैरिटी के साथ और इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें। उसके बाद सर हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट की सिलेबस आउटलाइन के ऊपर कि सिलेबस आउटलाइन जो है कि आईकैप ने इंट्रोड्यूस की है। आईकैप ने ग्रिड के साथ सिलेबस आउटलाइन शेयर की है वेबसाइट के ऊपर अपनी, उसको भी हम देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम पास्ट में अपने प्रीवियस सब्जेक्ट्स या पेपर्स के अंदर पढ़ चुके हैं वो हमें किस हद तक काम आ रही होंगी। तमाम चीज़ों को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। और सर एंड में हम बात करेंगे कि हमारी अप्रोच क्या होगी, यानी कि इस 6 महीने के अंदर इस बैच को मैं किस तरह से लेकर चल रहा हूँ, किस फ्रीक्वेंसी के साथ, किस टाइमलाइन के साथ लेक्चर डिलीवरी हो रही होगी, सर कितनी प्रैक्टिस की जाएगी, कौन कौन से पास्ट पेपर किए जाएंगे, ये सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट है, इसके पास्ट पेपर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो सर आप हमें प्रैक्टिस किस तरह से करवाएंगे। सही है, ये तमाम सवालात जो आपके जहन में, मैं कोशिश करूँगा कि इन तमाम सवालात के सेटिस्फैक्ट्री जवाब आपको इस ओरिएंटेशन के थ्रू दे सकूँ ताकि आप अपनी अटेम्प्ट को अच्छे से प्लान कर सकें और फिर पढ़ाई को अच्छे से लेकर चल सकें। सर हम ये भी बात करेंगे कि हम कोर्स को कब तक ख़त्म करेंगे और तमाम चीज़ें कोशिश करूँगा कि डिस्कस कर लूँ। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि सर रह जाती है या कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो वो आप हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसके ऊपर आपको को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। तो सर बात करते हैं सबसे पहले मेरे इंट्रोडक्शन की। तो मेरा नाम मोहम्मद मुसद्दिक केसवानी, आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट and the associate member of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, that is the ICAP। सर मैंने अपने सीए क्वालिफिकेशन के तमाम पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किए। टोटल अगर बात करूं तो 6 अटैम्प्ट्स के अंदर मैंने अपना सीए क्वालिफाई किया। मेरी आर्टिकलशिप केपीएमजी पाकिस्तान से, और मतलब केपीएमजी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ही मैंने केपीएमजी सऊदी अरब के लिए भी सर्व किया, यानी वहाँ पर भी काम किया है, तो वहाँ का भी कुछ एक्सपीरियंस है। केपीएमजी पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट कंपनीज, लिस्टेड क्लाइंट्स और कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स के ऊपर मैं काम कर चुका हूँ। तो वो तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर मैं एजुकेशन यानी टीचिंग बैकग्राउंड की बात करूँ तो सर आई हैव बीन टीचिंग सिंस 4 ईयर्स, ठीक है। तो मेरा 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। और स्पेसिफिकली अगर बात करूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स या IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के साथ मेरी एसोसिएशन तो पिछले 2 साल से है, डिफरेंट लेवल्स इन CA फाइनल सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो एट दी ACCA प्रोग्राम्स एज वेल। यानी कि ACCA का जो प्रोग्राम है वहाँ पर एक पेपर है ACCA का SBL, जो कि आपके स्ट्रेटेजिक केस स्टडी से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। यानी मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा
कि किस तरह से आईकैप ने ACCA का पेपर SBL उसके स्ट्रक्चर को एडॉप्ट करके ये स्ट्रेटेजिक केस स्टडी का पेपर फॉर्म किया है। तो एक सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ और वही सब्जेक्ट CA के अंदर जब अडॉप्ट किया गया है तो उसको भी IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में मैं ही टीच कर रहा हूँ। सो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि एक सब्जेक्ट ऑलरेडी उसकी नो हाउ है, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर अच्छी खासी मुझे ग्रिप है और वो तमाम चीज़ें मैं आपके साथ बहुत अच्छे से शेयर कर रहा हूँ। सो होपफुली उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोगों को। सर बात करते हैं अगली चीज़ कि पेपर का स्ट्रक्चर और एलिजिबिलिटी। तो सर सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर तो हम एलिजिबल हैं तभी इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, अगर एलिजिबल नहीं है तो सर अभी इस सब्जेक्ट को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईकैप कहता है कि सर आपने 5 पेपर, कोई से भी 5 पेपर CFAP एग्जामिनेशन के पास किए होने चाहिए। अगर आपके 5 पेपर क्लियर हैं तो फिर आप एक CFAP का पेपर और एक स्ट्रेटेजिक केस स्टडी देकर अपनी अटेम्प्ट में अपेयर हो सकते हैं। तो ये तो सर बहुत सिंपल था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर मैं बात करूं सर पेपर स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहली चीज़ सर ये एक ओपन बुक पेपर है। ये एक ओपन बुक पेपर है जिसके अंदर आपके पास 5 बुक अलाउ होंगी कि आप अपने साथ हार्ड फॉर्म में एग्जाम में लेकर जा सकते हैं। सर कौन कौन सी बुक्स अलाउ होंगी? क्या हम कोई भी बुक्स लेकर जा सकते हैं? नहीं सर, आपके पास आईकैप ने एक परमिसिबल लिस्ट इशू की है जिसमें आईकैप ने बताया है कि किस किस नेचर की कौन कौन सी किताबें हैं कि जो आप लेकर जा सकते हैं अपने साथ एग्जाम में, क्योंकि ये एक ओपन बुक एग्जाम है और इसमें आप उन बुक्स से हेल्प ले सकते हैं। सर वो बुक्स काम आती भी हैं नहीं आती? क्योंकि हमने तो FFR में भी पढ़ा है, वहाँ पर भी ओपन बुक है, वहाँ तो स्टैंडर्ड जितने काम नहीं आते हैं। ऑडिट के अंदर सर काम आते हैं, टैक्स के अंदर काम आते हैं, लॉ के अंदर काम आते हैं। तो सर इसका बताएं कि जो परमिसिबल बुक्स होंगी ये क्या हमें काम आएंगी? सर बिल्कुल काम आएंगी, क्योंकि जो आपका पेपर का पैटर्न होगा और किस तरह से वो किताबों को यूज़ करना है वो भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जो चीज़ें पेपर के अंदर पूछी जाएंगी उसमें वो जो किताबें हैं, वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो तमाम चीज़ें जो अपने साथ आप लेके जा सकते हैं उनको आप यूज़ कर पाएंगे पेपर के अंदर, और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प दे रही होंगी। किस तरह देंगी, क्या सर तरीक़ेकार होगा, हमें किस तरह उनको प्रिपेयर करना है, किस तरह उसके ऊपर मार्किंग करनी है, फ्लैगिंग करनी है, टैगिंग करनी है, तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ओवर द पीरियड हम ये तमाम चीज़ों को सीख रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई सर। अब बात करते हैं कोर इस सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो सर 4 घंटे का पेपर होगा ये आपका 100 मार्क्स का, ठीक है ना? यानी कि ये पेपर पूरा एक 100 मार्क का पेपर है। 4 घंटे आपके पास दिए जाएंगे, उस 4 घंटे में से 30 मिनट होंगे जो कि आपका रीडिंग टाइम होगा, जिसमें आपको लिखना अलाउड नहीं होगा, यानी आप पेपर को रीड कर रहे होंगे। तो सर 30 मिनट तक रीड करेंगे, क्या इतना बड़ा पेपर होगा? जी बिल्कुल। मॉडल पेपर जो इशू किया गया है वो कोई 22 से 23 पेज का पेपर है, यानी इतना बड़ा पेपर है। तो इसी वजह से आपका रीडिंग टाइम 30 मिनट का दिया गया है, ठीक है ना सर? तो सर तो क्या टोटल हमारा 4.5 घंटे का पेपर हो गया? नहीं, देखें टोटल 4 घंटे हैं, उसमें से 30 मिनट आपके कौन से हैं? रीडिंग टाइम के, यानी 3.5 घंटे आपके पेपर अटेम्प्ट करने के होंगे। ठीक है सर, अच्छा ये समझ आ गया। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं कह रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर सबसे अलग है, वो क्या है सर? कि ये एक इंटीग्रेटेड केस स्टडी होगी। क्या मतलब सर? मैं समझाता हूँ। देखें, जितने भी बाकी आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, लेट से अगर 5 सवाल आ रहे हैं, 6 सवाल आ रहे हैं, 3 सवाल आ रहे हैं, 4 सवाल आ रहे हैं, उन हर सवाल के अंदर अलग कंपनी होती है, उसका अलग केस होता है और वो आपको सॉल्व करना होता है अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट की नॉलेज की बेस के ऊपर। ऐसा ही होता है। लेकिन स्ट्रेटेजिक केस स्टडी के अंदर ऐसा नहीं होगा सर। एक कंपनी होगी, सिर्फ एक कंपनी होगी, और जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जितने भी पार्ट होंगे, वो तमाम उस एक कंपनी से रिलेटेड होंगे। यानी कि आपको उस कंपनी के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्वॉल्व होना है, ताकि आप उस कंपनी के अंदर इन्वॉल्व होकर उस केस स्टडी को, उस सिनेरियो को सॉल्व कर सकें और उस रिक्वायरमेंट्स को आंसर कर सकें। यानी ये एक सबसे अलग चीज़ होगी। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट A B उसी कंपनी का है, B C D सब उसी कंपनी का। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे तो भी सारे पार्ट उसी कंपनी के कंटिन्यूएशन में चल रहे होंगे। यानी ये अलग अलग केस स्टडी नहीं है, एक इंटीग्रेटेड केस स्टडी होगी। अच्छा सर, और साथ में आपके पास क्वेश्चंस के साथ आपके पास एग्जिबिट्स मौजूद होंगे।
यानी आपके पास क्या होगा, एक केस स्टडी एग्जाम के दिन आपको दी जाएगी, क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसके पार्ट्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसके पार्ट्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, उसके पार्ट्स होंगे, और साथ में आपके पास कुछ एग्जिबिट्स दिए जाएंगे। उन एग्जिबिट्स को आपने पढ़ना होगा, उन एग्जिबिट्स से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना होगा और उस एग्जिबिट की इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करना होगा और अपनी नॉलेज की बेस के ऊपर अपनी जो भी आपने चीज़ें सीखी हैं सब्जेक्ट के अंदर उनको अप्लाई करके आंसर देना होगा। अच्छा सर, लेकिन एक चीज़ और एडिशनल है। एक चीज़ क्या एडिशनल है सर? एग्ज़ाम से कुछ 30 दिन पहले आपको क्या दिया जाएगा, एक डॉक्यूमेंट आईकेप इशू कर रहा होगा। एक डॉक्यूमेंट आईकेप इशू करेगा जिसका नाम होगा प्री एग्जाम इंफॉर्मेशन। सर क्या वो क्वेश्चन पेपर होगा? नहीं। क्या वो कोई इंपॉर्टेंट एरियाज की लिस्ट होगी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये प्री एग्जाम इंफॉर्मेशन बेसिकली, चूंकि हम बात कर रहे हैं ना कि सर एक इंटीग्रेटेड केस स्टडी है जिसके अंदर हमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होना है, उस कंपनी को समझकर उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आंसर करना है। तो उसी पर्पस के लिए आईकेप आपको 20 से 30 दिन पहले, जो आईकेप की नोटिफिकेशन के मुताबिक है, 20 से 30 दिन पहले आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा। वो डॉक्यूमेंट खुद भी 20 से 22 पेज का है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर उस कंपनी की जो इंडस्ट्री है, यानी जिस इंडस्ट्री के अंदर वो कंपनी ऑपरेट कर रही है, जिस कंट्री के अंदर ऑपरेट कर रही है, उसका पूरे एनवायरनमेंट की, वहाँ के कंपटीशन की और तमाम चीज़ों की, इंडस्ट्री की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मौजूद होगी ताकि आप उसको समझ सकें, ताकि आप फेमिलियर हो सकें। देखें पर्पस क्या है इस प्री इंफॉर्मेशन का, टू गेट फेमिलराइज विद द कंपनी एंड द इंडस्ट्रीज इंफॉर्मेशन, यानी कंपनी और इंडस्ट्री दोनों की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होगी ताकि आप एलियन फील ना करें। भाई देखें, मैं आपको अगर आज एक कंपनी का के बारे में जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स देना स्टार्ट कर दूं, एक केस स्टडी दे दूं, और बजाय इसके कि मैं आपको उस कंपनी, उस इंडस्ट्री के बारे में पहले पूरा बैकग्राउंड बताऊं कि भाई कंपनी किस दौर से गुजर रही है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उस इंडस्ट्री में क्या मामलात है, उस इंडस्ट्री का क्या बैकग्राउंड है, और फिर उसकी केस स्टडी दूं, कौन सी सिचुएशन में आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे, उसमें अच्छे से इन्वॉल्व हो पाएंगे और उसका अच्छे से आंसर कर पाएंगे। सो फॉर श्योर जहाँ पर आप हमें बैकग्राउंड समझाएंगे वहाँ पर हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसी चीज़ के लिए आपको आईकेप क्या इशू करेगा, प्री एग्जाम इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। तो इससे एक तो ये काम हो गया सर कि हमें फैमिलराइजेशन हो जाएगी उस कंपनी और उस इंडस्ट्री की। दूसरा क्या होगा सर? दूसरा ये होगा कि हम ब्रेनस्टॉर्म कर पाएंगे उन टॉपिक्स को और उन पॉसिबल सिनेरियोज को एडवांस में जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। यानी अगर एक टॉपिक है जो मैंने पढ़ा, उसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास प्री एग्जाम इंफॉर्मेशन में मौजूद है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में मौजूद है, तो सर हाई चांसेस होंगे कि आईकेप इस तरह का या उस टॉपिक या उस मॉडल या उस एरिया से सवाल बनाए। और जब मुझे पहले से इंफॉर्मेशन मिल गई है, उस इंफॉर्मेशन को मैं समझ भी सकता हूँ, मैं उस इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर एक आंसर ब्रेनस्टॉर्म भी कर सकता हूँ कि अगर आईकेप इस तरह का कुछ पूछेगा या इस एरिया से चीज़ें पूछ रहा होगा तो मैं मेंटली पहले से ही एडवांस में रेडी होकर जा रहा हूँ। सर ये किस तरह की चीज़ें थोड़ी बहुत मुझे पता है कि इतने अच्छे से हमें नहीं समझ आ रही होंगी, लेकिन अगले लेक्चर के अंदर जब मैं एक मॉडल पेपर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तो उसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सर किस तरह से जब आप प्री एग्जाम इंफॉर्मेशन को गो थ्रू करेंगे तो बहुत सारे ऐसे एरियाज होंगे जो कि आपको ट्रिगर होंगे, जो कि सिलेबस के होंगे, जो आपको लगेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन प्री एग्जाम इंफॉर्मेशन में दी हुई है, ये जो बातें बताई हुई हैं, इससे तो टॉपिक टेस्ट हो सकता है, ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आंसर में यूज़ कर सकता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें आप पहले से ब्रेनस्टॉर्म कर पाएंगे और इसके ऊपर बाकायदा हम एक प्रॉपर क्लास रख रहे होंगे जिसके अंदर प्री एग्जाम इंफॉर्मेशन का पूरा कंप्लीट डिटेल पोस्टमार्टम में कर रहा हूँ और आप लोगों को एक एक चीज़ समझा रहा हूँ कि प्री एग्जाम इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और उससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं या उसके लिए हम क्या क्या तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना सर। अब ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको समझाया है ना, ये स्ट्रक्चर 50% नहीं, 60%, 70% नहीं सर, ये 100% ACCA SBL पेपर से एडॉप्ट किया गया है। यानी ACCA के अंदर भी एक पेपर है SBL जिसका कोर्स कंटेंट भी बिल्कुल सेम है स्ट्रेटेजिक केस स्टडी से और जिसका पेपर स्ट्रक्चर भी यही है कि वहाँ पर ACCA भी, बस वहाँ क्या होता है कि ACCA एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले प्री एग्ज़ाम इंफॉर्मेशन इशू करता है
और ICAP 20 से 30 दिन पहले वो प्री एग्जाम इंफॉर्मेशन इशू कर रहा होगा। ACCA SBL के अंदर भी एक इंटीग्रेटेड केस स्टडी होती है, तमाम क्वेश्चन उसी केस स्टडी के होते हैं, और स्ट्रेटेजिक केस स्टडी के अंदर भी यही तमाम चीज़ें होती हैं। तो सर इसका मतलब कि ACCA SBL के जो पास पेपर हैं प्री एग्ज़ाम इंफॉर्मेशन वाले, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गए, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए, और वो हमारे लिए एक तरह से रेफरेंस क्वेश्चंस हो गए जिनके ऊपर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सर क्या हम वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे? बिल्कुल सर कर रहे होंगे, क्योंकि मैं ACCA में यही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, यही सब्जेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह 2024 से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सर वो तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो तमाम प्रैक्टिस हम कर रहे होंगे, उसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट ऐसा जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, वही CA में जब इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो पढ़ाने में मुझे भी आसानी होगी और उससे आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा। तो सर ये था स्ट्रक्चर से रिलेटेड तमाम चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, अगले एजेंडा आइटम के ऊपर बात करते हैं कि सिलेबस आउटलाइन क्या है। तो सर सिलेबस आउटलाइन की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस आउटलाइन में सबसे पहले हमारे पास ग्रिड है, इस ग्रिड की बात करते हैं। तो सर ग्रिड को अगर देखें हम तो सबसे पहले है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। 50 से 55 आवर्स की टीचिंग आवर्स है। टीचिंग आवर्स को फिलहाल मैं ये कहूँगा कि सर आप इसको इग्नोर करें, क्योंकि इस टीचिंग आवर्स को हम जितने भी हमने पिछले सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनमें ये फॉलो नहीं हो रहे होते हैं, यानी हम इससे ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। बहरहाल तो सर कितनी वेटेज है इसकी? 40 से 50 मार्क की वेटेज है। उसके अलावा दूसरा जो ग्रेड है हमारे पास वो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट 35 से 45 मार्क की वेटेज है इसकी। सी पार्ट है हमारे पास टैक्स प्लानिंग, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स, जिसकी 10 से 20 मार्क्स की वेटेज है। अच्छा सर आपको ये तो पता होगा कि जो पेपर है रिप्लेस किया गया है, जो ओल्ड स्कीम थी वहां पर एक पेपर हुआ करता था MSA 2, ऐसा ही था। न्यू स्कीम के अंदर स्ट्रेटेजिक केस स्टडी का पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है MSA 2 को रिप्लेस करके, मगर उसका स्ट्रक्चर, उसका जो सिलेबस है वो पूरा ACCA SBL के ऊपर रखा गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना तो MSA 2 की भी ग्रेड हूबहू सेम थी, यानी MSA 2 के अंदर भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एरिया था, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर मैनेजमेंट का एरिया था, टैक्स प्लानिंग, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स का एरिया था, और ऑलमोस्ट सबकी वेटेज भी सेम थी। मगर एक मसला था कि भाई जो MSA 2 में ये तमाम चीज़ें टेस्ट हो रही होती थी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये हम पढ़ के आ रहे होते थे SPM के पेपर में, लेकिन अब तो SPM है ही नहीं। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने SPM पढ़ लिया है, SPM पास कर लिया है, तो उनका ये एरिया ऑलरेडी कवर्ड होगा, उनको सिर्फ उसको रिवाइज करना होगा, या कोई अगर एडिशनल एरिया होगा तो उनको सिर्फ वो पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है सर जिसने SPM नहीं पढ़ा या SPM पास नहीं किया, तो अब उसे स्ट्रेटेजिक केस स्टडी का सिलेबस पढ़ना होगा। ये पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि MSA 2 आपने सीनियर्स से भी सुना होगा अपनी फॉर्म में, या जो क्वालिफाई हो चुके हैं वो बताते होंगे कि सर MSA 2 में तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, हम सिर्फ रिवाइज करते थे SPM को, BFD को, थोड़ा बहुत टैक्स का एरिया, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स को रिवाइज करके प्रैक्टिस करते थे आखिर के 10-15 दिनों के अंदर, और MSA 2 हो जाता था। वो क्यों होता था? क्योंकि SPM हमने पढ़ लिया होता था, पहले पास कर लिया होता था। लेकिन अब तो चूंकि SPM है ही नहीं, तो स्टूडेंट के लिए लाजमी हो गया है कि वो इसके सिलेबस को पढ़ें। तो अब वो स्टूडेंट जिन्होंने पास नहीं किया SPM, उनको ये पढ़ना पड़ेगा। आइदर सेल्फ पे पढ़ें, आइदर वो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ें, बी इट एनी वे, मगर उनको कवर करना होगा। आइए ज़रा डिटेल में देखते हैं एक एक एरिया को कि उन एरियाज़ में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और वो किस तरह से हम कवर कर रहे होंगे। तो सर बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एरिया की। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एरिया में सबसे पहले आपके पास स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का एरिया है, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑब्जेक्टिव, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल फैक्टर्स, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज, वैल्यू चेन एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एंड परफॉर्मेंस, लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी, ये तमाम चीज़ें आई नो के अभी हम सुन रहे होंगे तो हमें तो पता नहीं है, लेकिन ये तमाम चीज़ें हमारे सिलेबस का पार्ट है। मैं सिर्फ एक गो थ्रू करवा रहा हूँ जल्दी कि सर ये वो एरियाज़ होंगे जो कि हमें कवर करने होंगे, कि अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे सेल्फ पे स्टडी करना है तो वो भी इनको समझ सके और उसको फिर सेल्फ पे भी पढ़ सके। अच्छा, स्ट्रेटेजिक चॉइस की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास स्ट्रेटेजिक चॉइस के एरियाज़ होंगे, जिसमें आपके पास डिफरेंट तरह की स्ट्रेटेजी होती है, कंपनी कौन सी चूज़ करती है, किस सिनेरियो के अंदर, वो तमाम चीज़ें हमें पढ़नी होंगी।
स्ट्रेटेजिक ऑप्शन आपके पास क्या है, इवेल्युएशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक ऑप्शन एंड इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी यानी ग्लोबलाइजेशन वाली चीज़ें जो कि हमें यहाँ कवर करनी होगी। ये तमाम चीज़ें एसपीएम का पार्ट थी, ये एसपीएम से उठाकर यहाँ डाली गई है, ठीक है ना सर। अच्छा, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक अलायंस यानी जेवी, इस तरह की चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी, चेंज मैनेजमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, फंक्शनल स्ट्रेटेजीज एंड द बिजनेस प्लान्स, ये तमाम चीज़ें अगेन एसपीएम का पार्ट है। अच्छा, मैं जो पार्ट एसपीएम वाला है उसके ऊपर एसपीएम लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता हो सर कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एसपीएम वाली हैं और अगर हमने एसपीएम पास नहीं किया या नहीं पढ़ा तो हमें पढ़नी होंगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट, अगेन ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया था एसपीएम का, लेकिन वो टेस्ट कम होता था, MSc2 में टेस्ट होता था, ठीक है ना। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि रिस्क मैनेजमेंट का एरिया लाजमी स्ट्रेटेजिक केस स्टडी में टेस्ट हो रहा होगा। SBL के अंदर भी बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, यहाँ भी ये बहुत ज़्यादा टेस्ट होगा, मैं आपको ये कह रहा हूँ, या आप मेरी बात लिख लें। अच्छा जी, बिजनेस रिस्क, एंटरप्राइज रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टेक होल्डर्स एंड रिस्क, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क रिस्पॉन्स, ये तमाम एरियाज अगेन एसपीएम के सिलेबस से उठाकर आपके कोर्स का पार्ट बनाए गए। और ये मैं बता रहा हूँ, एसपीएम में टेस्ट नहीं होते थे, MSc2 में बहुत ज़्यादा टेस्ट होते थे और आपके SBL में भी बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग मार्केट पोजीशन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग मिक्स, databases, e-marketing, brand management, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वैल्यूइंग ब्रांड एंड इंटेंजिबल एसेट्स। सर यहाँ पर ये जो वैल्यूएशन वाली थोड़ी सी बात आई है, ये सर हम जानते हैं ये कहाँ का एरिया है सर, जल्दी से, ये सर BFD का एरिया है हमारा, ये BFD वाला एरिया है, यानी जिन्होंने BFD पास किया हुआ उन्हें पता है कि सर अगर हमें किसी चीज़ की वैल्यूएशन करनी होती है तो वैल्यूएशन की क्या टेक्निक्स होती हैं, तो उन चीज़ों को बस हम रिवाइज कर लेंगे तो सर वी वुड बी मोर देन इनफ एंड गुड टू गो। क्योंकि इस पेपर के अंदर वो आपका BFD की इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज टेस्ट नहीं करेगा, टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज को इन डेप्थ टेस्ट नहीं करेगा, वो बस आपसे ये टेस्ट करेगा कि आपको पता होना चाहिए कि एक कंपनी के अंदर जब आप उस केस में इन्वॉल्व हो गए तो कौन से सिनेरियो के अंदर कौन सी वैल्यूएशन की टेक्निक लगेगी, और बस वो टेक्निक को लेमेन लेवल के ऊपर, बहुत ही बेसिक लेवल के ऊपर वो आपसे टेस्ट कर रहा होगा, तो आपको बस उसको रिवाइज करना होगा। अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी, इंफॉर्मेशन फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस डाटा, यूजिंग इंफॉर्मेशन टू डेवलप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी यहाँ पर IT रिलेटेड चीज़ें हम तमाम देख रहे होंगे, यानी कि IT टेक्नोलॉजी और जो बिग डाटा की चीज़ें हैं उनको यहाँ पर कवर किया जा रहा होगा। अगेन ये भी सर SPM, ठीक है, मेनली SPM का एरिया है, थोड़ा सा BFD। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑन बिजनेस स्ट्रेटेजी, अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इम्पैक्ट ऑफ रेम्यूनरेशन एंड रिवॉर्ड पैकेज, HRM एंड चेंज मैनेजमेंट, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अगेन सर ये SPM का एरिया है, यानी कि SPM को उठाकर क्वालिफिकेशन से निकाल नहीं दिया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था वो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, उसको रिटेन किया है कैप्टन इस तरह से। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ESG यानी इकोलॉजिकल, सोशल एंड द गवर्नेंस एस्पेक्ट, सस्टेनेबिलिटी, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल। सर ये तमाम एरिया अगेन SPM का पार्ट था। SPM के अंदर जो रेशियो एनालिसिस हम करते थे, कंपनी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते थे, CSR से रिलेटेड हम इवेल्यूशन कर रहे होते थे, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग से रिलेटेड जो इवेल्यूशन होती थी, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी की परफॉर्मेंस पोजीशन कैसी है, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, इन तमाम चीज़ों को अगेन इसका पार्ट बनाया गया है। अच्छा जी, आगे सर हमारे पास है फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पर क्या है सर, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, रिवॉर्ड, बिहेवियर, परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। अगेन यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस, उसके फंक्शन की परफॉर्मेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परफॉर्मेंस, उनकी रिवॉर्ड, उनकी अप्रेजल, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे कि भाई किस तरह से आप इवेल्युएट करेंगे, कौन से मॉडल्स, कौन से थ्योरीज है जिनको आप यूज़ करके
फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखकर एक परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन कर रहे होंगे। नेक्स्ट सर, बिजनेस एंड सिक्योरिटी इवैल्यूएशन। सर ये अगेन ये वाला पार्ट हमारा एसपीएम का था। वैल्यूएशन मेथड, एक्विजिशन, मर्जर, अनकोटेड कंपनीज एंड स्टार्टअप, वैल्यूएशन ऑफ द डेट। सर प्योर बीएफडी का एरिया, एंड अगेन बीएफडी का एरिया इन डेप्थ टेस्ट नहीं होगा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उस एरिया की आपकी नॉलेज है, उसको बेसिक लेवल पे टेस्ट किया जा रहा होगा। नेक्स्ट सर हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी मार्केट, फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, लीजिंग, बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड वैल्यूएशन, यील्ड, क्रेडिट रिस्क, डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव मार्केट्स। अगेन ये सर तमाम वो एरिया है कि जो हम बीएफडी में कवर कर चुके हैं, यानी जिन्होंने बीएफडी पास किया होगा उनके तमाम चीज़ें आती होंगी। नेक्स्ट हमारे पास ये एक एडिशनल एरिया ऐड किया गया है, ये एक एडिशनल एरिया ऐड किया गया है सिलेबस के अंदर, प्रूडेंशियल रेगुलेशन फॉर कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल बैंकिंग ऑफ एसबीपी। ये हमारे लॉ का भी पार्ट नहीं है, कॉर्पोरेट लॉ का पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब कि सर ये वो एरिया है कि जो आपको एडिशनली कवर करना होगा, जो कि हम कवर कर रहे होंगे सिलेबस के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड रिकंस्ट्रक्शन, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी, फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, डीमर्जर्स, डिस्पोजल, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी फाइनेंसिंग। अगेन सर ये तमाम बीएफडी का कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज वाला जो एरिया था, ये वहाँ से आ रहे हैं। सर ये आपका एरिया कौन सा था सर, ये आपका वैल्यूएशन वाला एरिया था, ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी वाला एरिया था, जहाँ पर डिविडेंड थ्योरीज आपने पढ़ी थी, आपने ये पढ़ा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का क्या होना चाहिए, कितना डेट रेशो, कितना इक्विटी रेशो, कितनी गियरिंग हो, ईपीएस पे क्या फ़र्क पड़ता है, पीई पे क्या फ़र्क पड़ता है, तमाम चीज़ें जो हम पढ़ के आ चुके हैं वो यहाँ पर टेस्ट हो रही होंगी। एंड अगेन बीएफडी में शायद ये इतना टेस्ट नहीं होता था, जिसको थ्योरेटिकल एरिया हम बोलकर छोड़ दिया करते थे। मर्जर्स वगैरह की नहीं बात कर रहा मैं, इनकी बात कर रहा हूँ। ये 3 चीज़ होगी, लेकिन MSA 2 के अंदर भी ये टेस्ट होता था और ये यहाँ पर भी टेस्ट होने की इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क, हेज अकाउंटिंग। यानी जो फॉरेक्स का एरिया था बीएफडी का, अगेन वो यहाँ पर आपका अगेन वो इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग नहीं करेगा, क्योंकि वो बीएफडी में टेस्टिंग हो चुकी है। वो यहाँ पर आपकी बेसिक लेवल के ऊपर टेस्टिंग कर रहा होगा, यानी आपको बेसिक फार्मूलाज पता होने चाहिए, बेसिक ये पता होना चाहिए सर कि इंटरेस्ट रेट हेजिंग क्या होती है, मनी मार्केट हेजिंग क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है, उसकी हेजिंग किस तरह से होती है, स्वैप किस तरह से होते हैं। ये तमाम चीज़ों की रिवीजन आपको करनी होगी इस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ट्रेजरी एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट फंक्शन, ठीक है ना। ट्रेजरी मैनेजमेंट फंक्शन इतना ज़्यादा एसपीएम का पार्ट नहीं था, लेकिन इस बार इन्होंने ये इस सब्जेक्ट के अंदर ऐड किया है, ठीक है ना, कि ट्रेजरी फंक्शन किस तरह से कंपनी में रोल प्ले कर रहा होता है, किस तरह से वैल्यू ऐड कर रहा होता है, क्या वो एक कॉस्ट सेंटर है या वो एक प्रॉफिट सेंटर है, ये तमाम चीज़ें हम इस एरिया में देख रहे होंगे। ग्लोबल ट्रेजरी मैनेजमेंट, यानी कि आप जब अपने ट्रेजरी डिपार्टमेंट को या ट्रेजरी फंक्शन को सेंट्रलाइज कर देंगे तो वो किस तरह से काम करेगा, क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, तमाम चीज़ें यहाँ देख रहे होंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अगेन ये बीएफडी का पार्ट है आपका, ठीक है, कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है। नेक्स्ट है सर आपके पास वो एरिया टैक्स प्लानिंग, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स, जो कि MSA 2 का पार्ट था और वो यहाँ भी केस स्टडी का पार्ट बनाया गया है। अच्छा सर, क्या इसके लिए हमें पूरा टेक्स्ट दोबारा से पढ़ना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना होगा, क्योंकि MSA 2 के अंदर भी वो जिस लेवल का टेक्स्ट पूछता था उसने ग्रेड के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से, टेस्टिंग लेवल के हिसाब से टेक्स्ट का वही लेवल रखा है और बता भी दिया है कि क्या क्या चीज़ आपको करनी है। सर क्या क्या चीज़ें करनी है, आया ज़रा देखें। इनकम टैक्स फॉर बिजनेस, यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस, ग्रुप रिलीफ एंड ग्रुप टैक्सेशन, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, रिस्ट्रिक्टेड टू परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, यानी पीई की जो नॉन रेजिडेंट की जो पीई होती थी उसकी जो टैक्सेशन है वो आपको देखनी है, ठीक है। चॉइसेस ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, यानी कि सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, बिजनेस हो, ठीक है, वो तमाम चीज़ें। ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम बिजनेस को जो आपका सोल प्रोप्राइटर होता था उससे हम पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर रहे होते थे, या फिर पार्टनरशिप से कंपनी में कन्वर्ट कर रहे होते थे। जो कॉर्पोरेटाइजेशन वाला जो एरिया था वो यहाँ पर टेस्ट हो रहा होगा आपका। सेल्स टैक्स एंड टैक्सेशन ऑफ एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन, यानी कि जो एम्प्लॉय की सैलरी से विथहोल्डिंग की डिडक्शन हो रही होती है, या किस तरह से एम्प्लॉय की जो बेनिफिट्स होते हैं, अदर बेनिफिट सैलरी के अलावा,
प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, ईओबीआई, इनकी टैक्सेशन किस तरह से होती है जो कि आपने टेक्स्ट में कवर की हुई है, वही यहाँ पर बेसिक लेवल के ऊपर टेस्ट हो रही होंगी, यानी आपको उनको सिर्फ रिवाइज करना होगा। सेल्स टैक्स का सर न्यूमेरिकल नहीं आ रहा होगा, आपको वो नहीं कहेगा कि कौन सा आइटम किस शेड्यूल का है, उसकी बताओ कि भाई क्या रेट लगना चाहिए। वो एक स्ट्रेटेजी के अंदर नया प्रोडक्ट लेट से इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, उस नए प्रोडक्ट के ऊपर बात करेगा कि भाई सेल टैक्स की क्या इंप्लीकेशन होगी, ठीक है ना। तो आप बता रहे होंगे कि सर सेल टैक्स इस तरह से अप्लाई होगा, या तो थर्ड शेड्यूल आइटम है, या तो एट शेड्यूल आइटम है, या तो एक्सपोर्ट्स हो रही है, इनपुट क्लेम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आउटपुट क्लेम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, यानी जो सेल टैक्स का एक थ्योरी लेवल का सवाल आता था ना, उस तरह का एक छोटा सा एरिया यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा होगा। नेक्स्ट है लिस्टेड कंपनीज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन COCG 2019, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर हम कवर कर चुके होते हैं, ये वो आपको रिवाइज करना होगा। पब्लिक सेक्टर कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल 2013, अगेन ये कॉर्पोरेट लॉ के अंदर आप कवर कर चुके होते हैं, ये आपको रिवाइज करना होगा। एथिक्स एंड एथिकल इश्यूज, रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमास, एथिकल सेफगार्ड एंड एथिकल स्ट्रेटेजी, अगेन ये SPM का पार्ट था जो कि यहाँ पर आपको कवर करना होगा। तो सर मेनली हम अपने सिलेबस के अंदर जो SPM वाले एरियाज़ हैं उनको कवर कर रहे होंगे, क्योंकि ये वो एरियाज़ है जो कि हमने नहीं पढ़े हों, यही इस सिलेबस के अंदर आपके पढ़ने की चीज़ें। बाकी जो BFD का एरिया है, बाकी जो आपका टैक्स का एरिया है, कॉर्पोरेट लॉ का एरिया है, सर वो तमाम एरिया आपको रिवाइज करना होगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो एडिशनल एरिया है उसको भी हम इसी कोर्स के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो सर अब बात करते हैं, सिलेबस हमने पूरा देख लिया, सिलेबस के बाद हम बात करते हैं कि सर हमारी क्या अप्रोच होगी। तो सर अप्रोच में सबसे पहली चीज़ 100% रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सिलेबस कवरेज के लिए, यानी जो जो एरिया अभी हमने ग्रिड में देखे उसके लिए 100% रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, सही है। सर कितना ड्यूरेशन होगा, लेक्चर्स जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स होंगे उसका ड्यूरेशन 30 से 40 घंटे होंगे टोटल, ठीक है। कोशिश की जाएगी कि बहुत ही ज़्यादा समराइज वे में, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट वे के अंदर हम कॉन्सेप्ट्स को कवर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टाइम बच सके, और वो टाइम हमने प्रैक्टिस के ऊपर लगाना है। ऐसा नहीं है कि वो टाइम बच गया तो फिर सर हम पार्टी करेंगे, नहीं, पार्टी हम क्वालिफाई होने के बाद कर रहे होंगे, लेकिन वो टाइम जो बचा रहे होंगे सर हम वो प्रैक्टिस के ऊपर लगा रहे होंगे, क्योंकि ये पेपर सर 4 घंटे का एक बड़ा पेपर है, बहुत बड़ा पेपर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और 23 पेज का पेपर, यानी MSA 2 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो MSA 2 12-13 पेज का होता है, ACCA का SBL भी 12-13 पेज का होता है, लेकिन ये 23 पेज का पेपर है, ये बहुत बड़ा एक पेपर है। तो इसके अंदर आपको अपनी सिटिंग कैपेसिटी, राइटिंग कैपेसिटी, फोकस, कंसंट्रेशन, इन तमाम चीज़ों के ऊपर सर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर काम नहीं करते ना, बिलीव मी आप पेपर पास नहीं कर पा रहे होंगे, ड्राफ्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना होगा, सही है। तो पास्ट पेपर की प्रैक्टिस सर आप फिर किस तरह कराएंगे, तो सर पास्ट पेपर की प्रैक्टिस के लिए हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँगा, जो कि फोकस कर रहे होंगे ड्राफ्टिंग के ऊपर, कि किस तरह से आपने सिनेरियो में इन्वॉल्व होना है, चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना है, एवेल्युएट करना है, और अल्टीमेटली उसको आंसर की फॉर्म में ड्राफ्ट करना है। सर कहाँ से पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, ये तो नया पेपर है। तो सर पास्ट पेपर के लिए जैसे मैंने बताया ACCA SBL ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट पेपर है, और इसके पास्ट पेपर जो सितंबर 2023 से ऑनवर्ड्स हैं, जिसके अंदर ACCA SBL खुद भी प्री एग्जाम इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट पे आ गया था, हम उनको यूज़ कर रहे होंगे। और कितने बन जाते हैं सर, अगर मैं बात करूँ 2023 की 2 अटैम्प्ट, 24 की 2 अटैम्प्ट और 25 की 2 अटैम्प्ट, ACCA हर 6 महीने बाद एक अटैम्प्ट के पास पेपर को इशू करता है। तो इसका मतलब हमारे पास 6 पास पेपर इसके अवेलेबल होंगे जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सर इसके अलावा MSA 2 के कुछ बेंचमार्क क्वेश्चंस होंगे, जो कि कुछ बेंचमार्क एरियाज़, जो कि कुछ अच्छे एरियाज़ की कवरेज और अच्छे एरियाज जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं उनकी अच्छी प्रैक्टिस करने में हमारी मदद कर रहे होंगे। सर उसकी भी हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे ताकि हमारे हर एरिया को हम कवर कर सकें, सही है। अच्छा, सिलेबस कवरेज सर किस तरह से होगी, सर सिलेबस कवरेज 1 महीना पहले एग्जाम से, यानी आपका एग्जाम अगर जून में है, ठीक है, तो मई तक आपका सिलेबस, यानी 1 मई तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर में है तो सर आपका 1 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 1 महीना पहले, ताकि 1 महीना आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा सर कवरेज किस तरह से होगी, सर कवरेज होगी हमारी स्मार्ट स्टडी प्लानर के हिसाब से। बहुत जल्द मैं आपके साथ एक स्मार्ट स्टडी प्लानर शेयर कर दूंगा। उस स्मार्ट स्टडी प्लानर के अंदर वीक वाइज कवरेज की इन्फॉर्मेशन होगी कि किस वीक में कितना टारगेट हम अचीव कर लेंगे, कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, और आपको भी साथ साथ उसके लेक्चर्स वीक वाइज कवर करने होंगे, ठीक है। तो उस स्मार्ट स्टडी प्लानर को मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ और आपने भी फॉलो करना होगा। अच्छा, प्री एग्जाम इन्फॉर्मेशन सर जब हमारे पास आएगी तो उसके ऊपर एक क्लास रखी जाएगी,
प्री एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन के ऊपर, जिसके अंदर प्री एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँगा। उसमें जो जो चीज़ें हैं वो आपको समझा रहा हूँगा, उसमें कौन कौन से एरियाज़ हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि अगर प्री एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन में उस टॉपिक उस एरियाज से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन है तो इसका मतलब है कि चांसेस ज़्यादा है उस एरियाज़ के टेस्ट होने के। तो हम उसको भी डिस्कस कर रहे होंगे कि किस तरह टेस्ट हो सकते हैं या उसके क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। अच्छा, और रजिस्टर्ड ग्रुप में जब आप ऐड हो जाएंगे तो वहाँ पर आप सिलेबस रिलेटेड, टॉपिक रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो आप लोग वहाँ पर पूछ रहे होंगे, उनको मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। तो सर ये हमारा तरीक़ेकार होगा इस बैच को लेकर चलने का। आई होप कि मैं तमाम चीज़ें जितनी भी थी, जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस थे, जितने भी मैक्सिमम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको पता होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को या इस पेपर को पढ़ने से पहले, वो आपको शेयर कर सकाऊँगा। इससे अगर कोई क्वेरी रह जाती है अगेन तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट करके पूछ सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होती है कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।